वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस जो आने वाले UPSSC RO UPPSC RO और UPSSC जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी ये। हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण संविधान के भाग हैं उनको डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये चलते देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है। तो लोक लेखा जो समिति होती है उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका काम होता है मंत्रालयों के व्यय व व्यय के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुपालन के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है? तो वह आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुपालन के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का वितरण किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो वो है अनुच्छेद 248। 248 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का वितरण किया गया है। शिक्षा समवर्ती सूची में किस स्थान पर अंकित है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में 25वें स्थान पर अंकित है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला, संसद की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 266। आर्टिकल 266 के तहत संचित निधि का उल्लेख किया गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 543। इस समय टोटल संख्या है 545, जिसमें से 543 निर्वाचित होते हैं, जिसमें से और 2 सदस्य जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन ये व्यवस्था इस समय ख़त्म हो गई है। अब 543 ही सदस्य टोटल है। लोकसभा में कितने सदस्यों को संघ राज्य क्षेत्रों से चुना जाता है? तो ऐसे सदस्य 20 ये आते हैं दिल्ली और पुदुचेरी से निर्वाचित होकर। लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो हमारे लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब SC की संख्या 79 और ST की संख्या है 40। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो हमारा जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 का अनुपालन करके रिट जारी करता है, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है किया गया है? तो वो अनुच्छेद 21A है और इसको जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा। मौलिक कर्तव्य किस वर्ष संविधान में जोड़े गए थे? तो इनको 1976 में जोड़ा गया था। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन आया था, और इन मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या है 11, और इनका उल्लेख अनुच्छेद 51 का के तहत किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत CM की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो इसके लिए अनुच्छेद 263 में बताया गया है। अनुच्छेद 163। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। विधान परिषद के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो वह अनुच्छेद 169। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम होती है? तो राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 होती है और अधिकतम संख्या 500 होती है। इस समय पूरे देश में यूपी में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या है। किस केंद्र शासित प्रदेश UT में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो वो एकमात्र दिल्ली है, जहाँ पे उसका खुद का हाई कोर्ट है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, तो वह है आर्टिकल 214। प्रत्येक राज्य के लिए आर्टिकल 214 के तहत एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। गाइस, आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अगर जो आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला देखते हैं, 52वें संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है?
तो ये दल बदल से संबंधित है और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन 1985। अगला है नवीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो नवीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था और इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की वैधानिकता प्रदान की है, तो वह है अनुच्छेद 31 का। अनुच्छेद 331 का के तहत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल अनुच्छेद 31 खा के तहत कोई भी न्यायालय नवीं अनुसूची से जुड़े कोई भी मामलों की जांच नहीं कर सकता। नगरपालिका का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये नगरपालिका का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम होती है। किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक तथा पिछड़े लोगों के संबंध में विशेष कानून निर्माण हेतु राज्य को अधिकार दिया गया है, तो वह है आर्टिकल 15 का 4। आर्टिकल 15 का 4। इसके तहत राज्य सरकार सामाजिक व पिछड़े हुए लोगों के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है। अब हम देखेंगे पंचायती व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ। ये बार बार एग्ज़ाम्स में इनकी डेट पूछ ली जाती है और किस सन में गठित की गई थी और इन्होंने कौन कौन सी व्यवस्था दी थी। तो पहली है बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आई थी और इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बताई थी। पंचायत में त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अशोक मेहता समिति आई थी 1970 में, इसने 2 स्तरीय बताई थी। अगली आई थी PVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 और इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जे देने की मांग करी थी। फिर आई थी थुंगन समिति 1988 में और उसने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात करी थी। JVK राव समिति ये 1985 में आई थी। किस वर्ष पेशा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों तक पारित किया गया था, तो ये आया था 1996 में। राज्यसभा अधिनियम कब आया था, तो राजभाषा अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1955 में और इसके अध्यक्ष थे VG खेर और इसने 1956 में अपना प्रतिवेदन सौंपा था। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो इसके लिए अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राजभाषा पर गठित संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो ऐसी भाषाएं 6 टोटल। इसमें पहली है तमिल जिसको 2004 में शामिल किया गया था, दूसरी है संस्कृत जिसको 2005 में दर्जा दिया गया था, तीसरी तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। तो इस प्रकार टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 6। किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति का गठन किया गया है, तो वह अनुच्छेद 344 के तहत आर्टिकल 344 के तहत राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति का गठन किया जाता है। अब हम लोग राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। तो उसमें आर्टिकल 343 जिसमें संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 344 के तहत राजभाषा संसदीय आयोग की चर्चा की गई है। आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषा क्या होनी चाहिए उसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 346 जिसके अंदर स्टेट टू स्टेट और स्टेट टू सेंटर संवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए उसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 347 के तहत जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट व जो भी एक्ट आते हैं उनमें कौन सी भाषा प्रयोग होगी उसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 349 के लिए भाषा से संबंधित कुछ नियम बनाने का प्रावधान किया गया है। अगला आर्टिकल 350 के तहत शिकायत निवारण, भाषा से संबंधित जो भी शिकायत है उसका निवारण किया जाता है। आर्टिकल 350A के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है वो
मातृभाषा में प्रदान करने की बात कही गई है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है। 350A 350B इसमें भाषाई अल्पसंख्यक का उल्लेख किया, ये भी बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पिछले वाले कई सारे एग्ज़ाम्स में आ चुका है। 350B और 350A 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की बात की गई है और 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। तो हम याद रखेंगे 350A और 350B दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 350A में मातृभाषा प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख और 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। 351 भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी पिछले एग्जाम्स में आ चुका है कि हिंदी भाषा का विकास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद है 351। अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे आर्टिकल 351। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग और उनसे संबंधित आर्टिकल। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 1 से 4 और किस भाग में किया गया है। तो ये भाग है 1। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और ये किस अनुच्छेद से 1 से 4 आर्टिकल तक। अगला है भाग 2। संविधान का भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और हमने नागरिकता ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 एग्ज़ाम से पूछा गया है कई बार कि नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो 5 से लेकर 11 तक हमारे भाग 2 संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अब भाग 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और हमने मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए के संविधान से लिए हैं। भाग 4 हमारा संविधान का राज्य के नीति निर्णय तत्वों का उल्लेख करता है और ये हमने आयरलैंड से लिए हैं और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा 36 से 51 है। 36 से कई बार एग्जाम्स में 35 से 51 दे देता है तो हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे 36 से 51। भाग 4 का इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। और ये किस समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया गया था। तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। याद रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया गया था, जोड़ा गया था संविधान में और इनका उल्लेख अनुच्छेद 51 का या 51A के तहत इनको रखा गया है। भाग 5 में हमारा संघ का उल्लेख किया गया है और ये अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। कई बार आर्टिकल्स पूछ लेता है कि संघ का उल्लेख या संविधान के भाग 5 में कितने अनुच्छेद हैं। तो 52 से लेके 151 तक हम याद रखेंगे, 52 से लेके 151 तक। और भाग 6 के अंदर राज्य का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 152 से लेके 237 याद रखेंगे। 152 से लेके 237 152 से लेके 237। भाग 7 है। भाग 7 के अंदर पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य का उल्लेख किया गया था और इसके तहत अनुच्छेद 238 रखा गया था, लेकिन अब ये भाग हटा दिया गया है। भाग है जो 8 है, भाग 8 इसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 239 से लेकर 243। तो ये भी एक बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के किस भाग के तहत किया गया। तो भाग है 8। संविधान के भाग 8 के तहत और आर्टिकल 239 से लेके 243 तक। किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है। तो संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है और आर्टिकल 243 का से लेकर 243 ऋणा तक इसका उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया। तो भाग है 9। भाग 9 का के अंतर्गत हमारे नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है और 243 ता से लेकर 243 या छा तक इनका उल्लेख किया गया है।
भाग जो संविधान का भाग 10 है, इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 244 और 244 का तक अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो हमारा संविधान का भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों मतलब एसटी से संबंधित है। और जो भाग 11 है, इसके अंतर्गत संघ और उसके राज्यों के बीच संबंध के बारे में चर्चा करी गई है। अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो हम याद रखेंगे 243 से लेके 263 तक, 243 से 263 तक संघ और उसके राज्यों के बीच संबंध को दिखाया गया है। संविधान का भाग 12 के अंतर्गत हमारा वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चा करी गई है। इंग्लिश में बोलेंगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक चर्चा करी गई है। संविधान का भाग 13 के तहत भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा करी गई है। तो भाग इसके तहत आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक चर्चा करी गई है। तो हमने अभी ऊपर देखा था संविधान का भाग जो 10 है वो एसटी से संबंधित है। भाग 11 हमारा संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। आर्टिकल जो संविधान का भाग 12 है उसमें वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद की चर्चा करी गई है। और जो भाग 13 है, भाग 13 राज्यों के भीतर व्यापार संबंधित है। तो याद रखेंगे हम लोग राज्यों के भीतर व्यापार संबंधित है। जो संविधान का भाग 14 है वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं उसकी चर्चा करता है। अनुच्छेद 308 से लेके 323। तो हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। भाग 10 के अंतर्गत क्या रखा गया है? भाग 10 के अंतर्गत हमारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 11 के तहत संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविधाएं। भाग 13 भारत के राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। और भाग 14 के तहत हमारा राज्यों, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और भाग 14 का के तहत अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स की चर्चा करी गई है। इससे अनुच्छेद 323 का से लेकर 323 खा। भाग 15 के तहत हमारे इलेक्शन तथा निर्वाचन की चर्चा करी गई है और इसके संबंधित आर्टिकल है 324 से लेकर 329 का तक। पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि निर्वाचन या था इलेक्शन संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 15 में इनका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल कभी कभी पूछ लेता है तो आर्टिकल है 324 से लेकर 329 का। याद रखेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। संविधान का भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करे गए हैं। तो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक इनका उल्लेख किया गया है। भाग 17 हमारा राजभाषा से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अगला है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंधों की चर्चा करी गई, इमरजेंसी प्रोविजंस। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। याद रखेंगे हम लोग किस संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की चर्चा करी गई है। तो वो भाग है 18, अनुच्छेद 342 से लेकर 360। भाग 19 में हमारे प्रकीर्णता मिसलिनियस की चर्चा करी गई है और आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 के तहत हमारे संविधान का संशोधन का उल्लेख किया गया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। तो हमारा कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग 20 और आर्टिकल 368। याद रखेंगे हम लोग। संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों से संबंधित है और अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 22 संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ की चर्चा करी गई। अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो ये थे सारे हमारे संविधान के इम्पोर्टेंस भाग्स। इसके अंतर्गत हमारा भाग 22 जिसके अंतर्गत हिंदी का प्राधिकृत पाठ की उल्लेख किया गया है। भाग 20 में हमारे संविधान संशोधन से संबंधित है।
भाग 18 में हमारे आपात उपबंधों की चर्चा करी गई है। भाग 17 के तहत राजभाषा की चर्चा करी गई है। और जो भाग 15 है उसमें हमारा निर्वाचन हो गया। भाग 14 जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हो गई। भाग 11 जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें संघ और राज्यों के अधीन जो भी संबंध होने चाहिए उसकी चर्चा करी गई है। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में हमारी पंचायतें, भाग 9 का में नगर पालिकाएँ, भाग 8 के अंतर्गत संघ राज क्षेत्र और भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 6 के अंतर्गत राज्य और भाग 5 के अंतर्गत संघ का उल्लेख किया गया है। और हमारा भाग जो 4 का है इसमें मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, भाग 4 के अंतर्गत DPSP राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, और भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार, और भाग 2 में हमारे नागरिकता की चर्चा करी गई है, और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो हम लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। कभी कभी संविधान के भाग वो किससे संबंधित है ऐसा पूछ लिया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे 8वीं अनुसूची में शामिल नई भाषाएं, जिसका सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसको 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, और संताली इसको 2003 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो हम याद रखेंगे 21वें संविधान द्वारा सिंधी को, और 71वें के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया जाता है। कई बार इनका सन पूछ लेता है। सिंधी को 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में, और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इनको 2003 में शामिल किया गया था। मूल रूप से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय थे इनका उल्लेख किया गया है। तो टोटल मूल रूप से 97 विषय थे संघ सूची में, जो बढ़ के वर्तमान में 100 हो गए। राज्य सूची में 66 विषय थे जो बढ़ के 61 हो गए। समवर्ती सूची मूल रूप से 47 विषय थे, इसमें वर्तमान में हमारे 52 विषय हैं। तो मूल रूप से संघ सूची में हमारे 97 थे जो बढ़ के 100 हो गए। राज्य सूची में 66 थे, 61 हो गए। और समवर्ती सूची में 47 थे जो बढ़ के इस टाइम 52 हो गए। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? मूल रूप से भाषाएं थी 14, जिसको 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया। और 2003 के तहत किन किन भाषाओं को? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। और मूल रूप से 8वीं भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। याद रखेंगे 14 कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु शामिल थी। याद रखना इसमें इंग्लिश का उल्लेख नहीं है, अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है। मूल रूप से सिर्फ 14 भाषाएं थीं जो 2003 तक बढ़ के 22 हो गई। तो इसमें मौजूदा हमारी जो राजभाषाओं की संख्या है वो 22 है। तो बताइए ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अगर ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।